और सुप्रीम कोर्ट के चोटी के वकील तक, वो वकील भी हमारा समर्थन कर रहे हैं जो एक एक घंटे एक पेशी की फीस 10 लाख रुपए लेते हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भी मान जा। उन पे भी यकीन नहीं करता। मोदी कहता मैं उनसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। एक मजदूर से लेकर व्यापारी तक सारे ग्राउंड पे हैं, सारे आंदोलन कर रहे हैं। ये ऐसी लड़ाई है कि जैसे खुदा और खुदी के बीच की लड़ाई होती है। और मोदी जी की ये समझ में नहीं बैठ रही। अभी मोदी जी इस आंदोलन को तार पीड़ो करने के षड्यंत्र में है, लेकिन आज तक उन्होंने जो भी किया उन पर उल्टा पड़ा। खट्टर ने कहा कि हरियाणा का किसान तो शामिल नहीं है, आज उसको अम्बाड़े में बता रहे हैं कि शामिल है कि नहीं है। आज अम्बाड़े में आमने सामने हो गए हैं और वहां पे युद्ध चला हुआ है। पहले एक दिन आ रहा था करनाल में, उसका हेलीपैड पाड़ दिया गांव वालों ने, अपने गांव में आने नहीं दिया, भगा दिया, कैंसिल करना पड़ा प्रोग्राम। हरियाणा की खापों ने दुष्यंत चौटाला का बहिष्कार कर दिया। हरियाणा की गांव की पंचायत ने दुष्यंत चौटाला का बहिष्कार कर दिया। इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, जगह जगह से इनको भगा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये षड्यंत्रकारी लोग टेलीविजनों के माध्यम से, क्योंकि टेलीविजन कारपोरेट ने अपने खड़े कर लिए हैं, चैनल कारपोरेट ने अपने खड़े कर लिए हैं। आज के टाइम में 33-34 चैनल है अंबानी के, 50 चैनल के करीब है अडानी के, सुभाष चंद्रा के इससे भी ज्यादा है। तो हमें दिखता है, जो दो लोग बैठे हैं उनको दिखता है कि जो खबर आ रही है वो शायद एक सच्ची खबर है, लेकिन वो कारपोरेट की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए वो उनके पक्ष की केवल खबर देते हैं। क्योंकि अब हमारे समझ में नहीं आ रहा इसका किसानों को बहुत फायदा होगा। कल मैं बिहार में गया था, मैंने लोगों को पूछा कि आपके वहां, यहाँ तो 2006 से ये कानून नहीं है, जो कानून अब यहाँ के लिए बनाया ये वहां 2006 से लागू है, तो आपको कितना इससे फायदा हुआ। उन्होंने बताया कि हमारा मक्का बिकता है 800 रुपए, सरकारी भाव है 1850 रुपए। उन्होंने बताया हमारा धान बिका है 1100 रुपए, उसका रेट है 1888 रुपए। थोड़ा सा धान वहां सोसाइटियों के थ्रू लेते हैं, और जो सोसाइटियों के थ्रू लेते हैं वो भी किसान का नहीं, वो भी किसी और का खरीद के किसी उसके नाम पर्चे काट देते हैं जिसके पास जमीन भी नहीं है, उसमें भी घोटाला है। और उन्होंने केवल बताया 6-7% या 10% के करीब करीब वो खरीदते हैं। तो गुमराह कर रहे हैं देश को। रोज टेलीविजनों पे खबर देते हैं कि जी हम तो एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं। अब हमने अमित शाह जी को सवाल किया था, 8 तारीख को हमारी मीटिंग थी, कि आप कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे। एमएसपी देने के 2 मतलब हैं, समझ लें सारे भाई। एमएसपी देने के 2 मतलब हैं। एक है एमएसपी तय करना कि एमएसपी आपके धान का 1888 रुपए है। दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। अरे भाई जब खरीदते ही नहीं तो बाहर में जाकर तय किया या ना किया, हमारे किस काम का। जब एमएसपी पे खरीदा ही नहीं, अब बिहार में गए, यूपी में गए, वहां पे 1100 रुपए में, उत्तराखंड में 1100 रुपए में धान बिका, तो वो 1888 किस काम का। खाली लिखने से पैसा आ जाता है क्या? अगर हम किसी को कहें
एक भूखे आदमी को कहे कि तेरे को हम 5 रोटी देंगे, 5 रोटी देंगे, हमने बोल दिया कि 5 रोटी देंगे और दे उसको, दे, तो क्या कहने से उसकी भूख मिटेगी? हमने अमित शाह जी सवाल किया कि अमित शाह जी आप रोज टेलीविजन में बैठ के बोलते हो कि हम एमएसपी देंगे। अरे भाई कैसे देंगे? आप 23 फसलों का एमएसपी तय करते हो। क्या आप 23 फसलें जितनी हमारे पूरे देश में पैदा होती है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, क्या आप सबको एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देते हो? उनकी बोलती बंद हो गई। करे ना जी ये तो नहीं दे सकते। मैं कहा फिर आप क्यों कह रहे हो कि एमएसपी देंगे जब आपने एमएसपी में खरीदनी नहीं है? कह रहे जी उतनी खरीदेंगे जितनी हम पहले खरीदते हैं। अरे भाई पहले तो आप उतनी खरीदते हैं जितनी आपको पीडीएस में देनी है, पीले कार्ड वालों को देनी है। आप केवल उतनी खरीदने की बात कर रहे हो। और आगे तो आगे के लिए और बता दो, एक और प्लान आने वाला है। अभी शायद वो भाई हमारे साथ नहीं आए, जो पीले कार्ड वाले भाई है, शायद वो हमारे आंदोलन में अभी तक शामिल नहीं हुए। उनके लिए एक और बता देता हूं, आ जाना चाहिए उनको भी, कि सरकार एक इससे अगली प्लानिंग उनके लिए आ गई है। और वो उनके लिए प्लानिंग ये आ गई है कि अब सरकार उनको अनाज नहीं देगी। एक परिवार को अगर 35 किलो अनाज देना है तो अब अनाज नहीं देगी। जितना पैसे में उनको अनाज देते हैं उसके और एमएसपी के जो बीच का अंतर होगा, भाई मान लिया 19 रुपए 25 पैसे गेहूं का भाव है और उनको 2 रुपए किलो में देनी है, तो 17 रुपए 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से उनको नगद पैसे दे दिए जाएंगे। और ये नगद पैसे देने से सरकार का 30,000 करोड़ से 35,000 करोड़ के बीच बचत होगी, सरकार की बचत होगी। अब आप पूछें कैसे बचत होगी? जो उसके रखने पे खर्चा दिखा रहे हैं ना, उसमें एक और घोटाला है। अगर 1 क्विंटल गेहूं 3 साल रखी रहे तो जितना उसके खरीदने पे खर्चा आया ये दिखाते हैं कि उतना उसके रखने पे खर्चा आया। ये एक और घोटाला है। तो ये उनको भी आगे कैश पेमेंट देंगे और जब उनको कैश पेमेंट मिलेगी तो फिर उनको गेहूं 19 रुपए 25 पैसे में नहीं मिलेगी। अगर वो अप्रैल में खरीदेंगे तो 19 रुपए 25 पैसे मिलेगी, लेकिन अगर उसको अगले साल के दिसंबर में जाके खरीदेंगे फिर वो उनको 25 रुपए में मिलेगी। ये उनके साथ भी होगा और इससे 30 से 35,000 करोड़ सरकार की बचत होगी। यानी जो भी वर्ग है वो सब के सब इन कानूनों से लूटेंगे। एमएसपी खत्म कर रहे हो। वैसे भी जो WTO में हमारे देश की सरकार चली गई है उसमें साफ तौर पे लिखा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझा जाएगा। ये साफ तौर पे लाइन है उसमें और वही ये कर रहे हैं। अभी हम तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहे थे, उसके हिसाब से तो रेट बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन जो दे रहे हैं ये उससे ही भाग गए। हमारे साथ वो हुई कि हमारी जेब में 100 रुपए आते हैं, हमने कहा कि 100 में तो हमारा गुजारा नहीं चलता, हमें 150 दीजिए। हमें जिंदा रहने के लिए हमें अपने जीवन के खर्चों के लिए 100 रुपए में हमारा गुजारा नहीं है, 150 रुपए में गुजारा होगा। लेकिन सरकार ने 25 हमारी जेब से और निकाल लिए। फिर हम चिल्लाए कि हमारे 25 और निकाल लिए, तो सरकार कह दे कि भैया चलो 25 हम आपके वापस कर देते हैं, तो फिर बात वहीं की नहीं आगी ना। तो अब हमारे साथ वही ये करने जा रहे हैं कि भैया बताओ आपके जो कानून है उनमें गलत क्या है, आप ये बता दो, ये अमेंडमेंट कर दें, वो बता दो, वो अमेंडमेंट कर दें। लेकिन हम कह रहे हैं पहले एमएसपी पे तो आ जाओ, पहले एमएसपी तो बताओ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस बात को ये बहका के अभी इन्होंने कहा है 700 या कितनी सभाएं करेंगे देश के अंदर,
प्रधानमंत्री हफ्ते में एक बार सबको संबोधन करेंगे, पूरे देश को, उनको बताएंगे कानून कैसे अच्छे हैं, लेकिन जितना ये प्रचार कर रहे हैं उतना इनके उल्ट पड़ रहा है। तो अभी जो हमारा आंदोलन है इसको और तेज करने की जरूरत है और उन प्रदेशों में और इसको फैलाने की जरूरत है जहां अभी तक आंदोलन कम है। देखिए, सारे देश के किसान जो है वो दिल्ली में नहीं आ सकते, ट्रेनें भी नहीं चल रही है, सारे देश के किसान दिल्ली में आए ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन अपने अपने प्रदेश में जहां जहां के भी यहाँ पे लोग बैठे हैं या और जहां जहां भी कोई हमारी बात मीडिया के माध्यम से किसी तरह से पहुंच सकती है, तो सभी को अपने अपने प्रदेशों में ये आंदोलन शुरू करवाने चाहिए। बहुत स्वागत है सभी का। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सभी जवानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है, उनके जोश को सलाम है। तो मैं ये कह रहा था कि इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है, जो यहाँ वाले लोकल में प्रचार करने की। और अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई 10 गांवों के लोग इकट्ठे होकर पंचायत कर सकते हैं और हमारी कहीं पे जरूरत है, तो हम भी वहां पे आने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबी ना करता हुआ केवल ये कहूंगा कि हमें कब तक लड़ना है नहीं पता। देखिए, लड़ाई का तरीका बताता हूं आपको। एक महात्मा था, जब अकाल पड़ता था तो लोग उस महात्मा के पास जाते थे और वो महात्मा नाचना शुरू कर देता था और परमात्मा उसकी सुन लेता था, बारिश पड़ जाती थी। तो एक बार उस गांव के कुछ 4 लड़के दिल्ली पढ़ के आए और दिल्ली जो पढ़ के आए उन्होंने कहा नाचने से बारिश पड़ती है तो पखंड है, अगर पड़ती है तो फिर हमारे नाचने से भी पड़ जाएगी। तो गांव में कहा पड़ा, उन लड़कों ने कहा कि हम बारिश करवाएंगे इस बार। उन लड़कों ने नाचना शुरू किया, कोई 1 घंटे में थक गया, कोई 1.5 घंटे में थक गया, कोई 2 घंटे में थक गया, नाचे और बैठ गए, बारिश नहीं हुई। अब उन्होंने कहा कि अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो इस बाबे के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अब उन्होंने बाबे को कहा कि बाबा अब तू दिखा बारिश करवा के। अब बाबा ने ऊपर वाले को याद किया, परमात्मा को याद किया और नाचना शुरू कर दिया। 6 बज गए, बारिश नहीं हुई, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए और आखिरकार बादल उठा, बारिश हुई, खूब बारिश हुई। उन लड़कों ने सवाल किया कि महात्मा जी आप ये बताइए हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? उस महात्मा ने उत्तर दिया कि मैं 2 तरह से सोचता हूं। एक, मैं इस तरीके से सोचता हूं कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी, परमात्मा मेरी जरूर सुनेगा। और दूसरा, मैं इस तरीके से सोचता हूं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। अब आपको तब तक नाचना है जब तक बारिश नहीं होगी।
आंदोलन तब तक चलाना है जब तक बारिश नहीं होगी। हम अपने घर को नहीं लौटेंगे। हमें लठ मार सकते हैं, जेल में ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं, लेकिन हम तब तक अपने घर को नहीं लौटेंगे जब तक ये आंदोलन जीत नहीं जाता। आप सबने हमारी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके हौसले को सलाम करता हूँ कि आप और कहां से देखो ट्रैलियां लेके आए, मध्य प्रदेश से, झारखंड, ये जो है बुंदेलखंड से हमारे भाई आए, यहाँ के हमारे लोग लगे भाई दूर दूर से आके ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने जो बड़े आरामदेह लोग हैं वो भी आज आके सड़क पे बैठे हुए हैं। तो हम आपके हौसले को सलाम करते हैं और आपका जो लगन है उसको सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम तब तक नाचेंगे जब तक बारिश नहीं होगी। धन्यवाद।